कैफेटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2026 के चैप्टर नंबर 26 में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 दिया गया है, उसे अभी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 31 जनवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया गया। तो यहाँ एक फैक्ट याद रखो, वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण। और मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वी अनंत नागेश्वरन। नोट: भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में पेश किया गया था। 1974 तक आर्थिक सर्वेक्षण आम बजट के साथ पेश किया जाता था। 1974 के बाद इसे आम बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाने लगा। आर्थिक समीक्षा अनुसार भारत की जीडीपी में वृद्धि और राजकोषीय घाटा का अनुमान। वित्तीय वर्ष 2023-24 का अंतरिम अनुमान जो है जीडीपी में वृद्धि का 8.2 है और राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.6 था। कब? 2023-24 का अंतरिम अनुमान। 2024-25 में पहला अग्रिम अनुमान किया गया था, जीडीपी में वृद्धि होगी 6.4% की दर से और 2025-26 में अपेक्षित है 6.3 से 6.8% की वृद्धि। भारत का स्थान विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक सेवा में वैश्विक सेवा निर्यात में 7वां, सीमेंट उत्पादन में दूसरा। ये दोनों इंपॉर्टेंट याद रखो, वैश्विक सेवा निर्यात में 7वां है और सीमेंट उत्पादन में दूसरा है। सांस्कृतिक एवं मनोरंजन सेवा में 6ठा, निर्माण सेवा में 8वां, विदेशी मुद्रा भंडार में 4था स्थान है और वस्त्र और परिधान के निर्यात में 6ठा है। दवा उद्योग मात्रा के हिसाब से तीसरा है, दवा उद्योग मात्रा के हिसाब से, दैट मीन्स वॉल्यूम के हिसाब से। रेलवे नेटवर्क में 4था है और है जीडीपी में वृद्धि दर। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अकॉर्डिंग जीडीपी में वृद्धि दर स्थिर कीमतों पे, दैट मीन कांस्टेंट प्राइस पे 2021-22 में 9.7 हुआ, 2022-23 में 7%, 2023-24 में 8.2 और 2024-25 के पहले अनुमानित किया गया था 6.4 अपेक्षित है। 2025-26 में 6.3 से 6.8 और राजकोषीय घाटा भी देख लो, 2021-22 में 9.2, 2021-22 में 6.7, 2022-23 में 6.4 और 2023-24 में 5.6। खाद्यान्न उत्पादन जो है 2021-22 में 310 मिलियन टन, 2021-22 में 315 मिलियन टन हुआ और यही 2022-23 में बढ़कर 329 मिलियन टन हुआ, 2023-24 में बढ़कर 332 मिलियन टन हुआ है। अब आगे है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। देखो 2021-22 में 607 बिलियन डॉलर था मार्च के अंत तक, 2022-23 में 578 डॉलर और 578 बिलियन डॉलर, 2023-24 में 446 बिलियन डॉलर और 2024-25 में 634 बिलियन डॉलर। ये 3 जनवरी 2025 तक के आंकड़े हैं जो इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया था। और ये रहा औद्योगिक उत्पादन 2020-21 में -8.4%, 2021-22 में 11.4% और 2022-23 में 5.2%, 2023-24 में 5.9%। पूंजीगत व्यय जीडीपी का प्रतिशत है के रूप में दिया हुआ है, 2021-22 में 2.1%, 2021-22 में 2.5 और 2022-23 में 2.7, 2023-24 में 3.2। अब देखो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को 13 अध्यायों में बांटकर वर्णन किया गया है। पहला अध्याय है अर्थव्यवस्था का स्थिति पुनः तेज गति की ओर। वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष की 2025 की पहली और दूसरी तिमाही में स्थिर कीमतों जो स्थिर कीमत कांस्टेंट ईयर कितना है, बेस ईयर 2011-12 पर भारत की जीडीपी क्रमशः 6.7 और
5.4% बढ़ी। आरबीआई की रिपोर्ट में निजी निवेश में पर्याप्त वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2025 में यह 2.45 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो वित्त वर्ष 2024 में 1.6 लाख करोड़ रुपए था। वर्ष 2025 की पहली छमाही में स्थिर कीमतों पर वस्तुओं और गैर कारक सेवाओं के निर्यात में 5.6% की वृद्धि हुई, जबकि आयात में 0.7% की वृद्धि हुई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई वित्त वर्ष 2024 में 4.9 हो गया। अप्रैल से दिसंबर 2024 में शुद्ध विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई प्रवाह पिछले वर्ष की समान अवधि के 31.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 10.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर दिसंबर 2024 में 704 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 3 जनवरी 2025 को घटकर 634 बिलियन डॉलर हो गया। बैंकिंग प्रणाली में सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां घटकर 12 साल के निचले स्तर 2.6 पर आ गई। 2023-24 की वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति के लिए बेरोजगारी दर 2017-18 में 6% से घटकर 2023-24 में 3.2% हो गया। वित्त वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र में 3.8 की वृद्धि होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% और सेवा क्षेत्र में 7.2% वृद्धि होने का अनुमान है। दूसरा अध्याय है मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र विकास अन्योन्याश्रय संबंध है। आरबीआई का वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2024 के अंत में 64.2 रहा। 31 दिसंबर 2024 तक पूंजी बाजारों में निवेशकों की संख्या 13.2 करोड़ तक पहुंच गई। अप्रैल से दिसंबर 2024 तक रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट द्वारा 16,456 करोड़ रुपए जुटाए गए। 23 मई 2024 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड शेयर का कुल बाजार पूंजीकरण पहली बार 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के मील के पत्थर से ऊपर बंद हुआ। जीवन बीमा की पहुंच वित्त वर्ष 2024 में 2.8% हो गई। कुल बीमा की पहुंच 3.7 है। देश में बीमा घनत्व में मामूली वृद्धि देखी गई, जो वित्त वर्ष 2023 में 92 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024 में 95 अमेरिकी डॉलर हो गया। अगस्त 2024 को सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी। एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी कब मिली? 24 अगस्त 2024 को। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में 2024 में भारत का टीयर 1 स्कोर 100 में से 98.49 है। देख लो, बहुत अच्छा है। इसमें वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में जो स्कोर 100 है, 100 में से इंडिया का 98.49 है। अब है तीसरा चैप्टर, वाय क्षेत्र एफडीआई को व्यवस्थित रूप देना। वित्त वर्ष 2025 के पहले 9 महीने में भारत के कुल निर्यात जो गुड्स एंड सर्विस दोनों मिला के में सकारात्मक वृद्धि देखी गई, जो 6% की वार्षिक वृद्धि के साथ 602 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। अप्रैल से दिसंबर 2024 के दौरान कुल आयात 6.9% की वार्षिक वृद्धि के साथ 682 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। इसलिए अप्रैल से दिसंबर 2024 के दौरान कुल व्यापार घाटा 79.5 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत ने 2030 तक वस्त्र निर्यात में 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य रखा है। ये देख लो, 2030 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वस्त्र निर्यात करना है भारत को। दूरसंचार और कंप्यूटर सूचना सेवाओं में भारत वैश्विक बाजार का दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में भारत वैश्विक निर्यात बाजार का 10.2% हिस्सा रखता है। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है किस चीज़ का? दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं का। ध्यान रखना, सर्विसेज का। भारत का B2C ई कॉमर्स बाजार 2026 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। भारत का ई कॉमर्स बाजार 2030 तक 200 से 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर 200 से 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2025 के पहले 8 महीने के दौरान भारत में शुद्ध एफडीआई 0.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। अप्रैल से दिसंबर 2024 के दौरान भारत में शुद्ध
एफपीआई प्रवाह पिछले वर्ष की समान अवधि के 31.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम होकर 10.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत ने दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाले देशों में अपना नाम सुरक्षित कर लिया है, जो चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद चौथा है। चौथा अध्याय है अर्थ अर्थ कीमतें और मुद्रास्फीति उतार चढ़ाव को समझना। आईएमएफ ने भारत के लिए वित्त वर्ष 2025 में 4.4% और वित्त वर्ष 2026 में 4.1% की मुद्रास्फीति दर का अनुमान लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2024 और 2025 के लिए क्रमशः 3.2% और 3.3% की वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। वर्ष 2025 अप्रैल से दिसंबर में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.9% हो गई है, जो वित्त वर्ष 2024 में 5.4% था। और कोर मुद्रास्फीति अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक वर्ष 2024 में 7.5 से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 8.4 हो गया। पांचवा अध्याय है मध्यम अवधि का परिदृश्य, गैर विनियमन से विकास को बढ़ावा। भारत को विकसित भारत वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगभग 1 या 2 दशक तक स्थिर कीमतों पर औसतन 8% की वृद्धि दर हासिल करने की आवश्यकता है। खान मंत्रालय ने भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए 33 महत्वपूर्ण खनिजों का विश्लेषण किया। भारत 75% लिथियम आयन बैटरी चीन से मंगवाता है, ध्यान रखो। छठा चैप्टर है निवेश और अवसंरचना, अनवरत रहे। केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों पर पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2024 तक 38.8 की दर से बढ़ाया गया। भारतीय रेलवे ने 2029-30 तक 30 गीगा अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। भारत में कुल 63 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है, जिसमें 1,46,195 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क शामिल है। वित्त वर्ष 2025 में 5853 किलोमीटर एनएच का निर्माण किया जाएगा। एनएच कुल सड़क माल यातायात का लगभग 40% वहन करता है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम का उद्देश्य 4 उन्नत औद्योगिक शहर बनाना है। ये 4 शहर है गुजरात में धोलेरा, महाराष्ट्र में सेंद्रा बिटकिन, उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा, मध्य प्रदेश में विक्रम उद्योगपुरी। तो ये 4 शहर कौन सा है जहाँ राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम से 4 उन्नत औद्योगिक शहर बनाया जाएगा? तो गुजरात का धोलेरा, महाराष्ट्र में सेंद्रा बिटकिन, उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा, मध्य प्रदेश में विक्रम उद्योगपुरी। नवंबर 2024 तक बिजली क्षेत्र की स्थापित क्षमता 456 गीगावाट है। नवीकरणीय ऊर्जा अब भारत की कुल स्थापित क्षमता का लगभग 47% है। ये अब 50% से ज़्यादा हो गया है। ये इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है, उसमें कितना था 47%। भारत में 56 सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों का संचालन करता है, जिनमें 19 संचार उपग्रह, 9 नेविगेशन उपग्रह, 4 वैज्ञानिक उपग्रह और 24 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह शामिल है। 7वां अध्याय है उद्योग समग्र व्यवसायी सुधार। भारत विनिर्माण में वैश्विक हिस्सेदारी का 2.8% योगदान देता है, जबकि चीन 28.8% योगदान देता है। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि हुई। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है, ध्यान रखो। वित्त वर्ष 2024 में सीमेंट उत्पादन 470 मिलियन टन हुआ। घरेलू सीमेंट की खपत लगभग 290। ये नहीं है, बस ये लाइन याद रखो कि चीन के बाद इंडिया सीमेंट उत्पादन में दूसरे नंबर पे है। भारत में स्टील स्क्रैप की कुल घरेलू खपत 30 मिलियन टन है, जिसमें से 5 मिलियन टन आयात किया जाता है। वित्त वर्ष 2024 में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का घरेलू उत्पादन बढ़कर 9.52 लाख करोड़ का हो गया है। भारत ने स्मार्टफोन आयात पर अपनी निर्भरता कम कर दी है। अब 99% स्मार्टफोन घरेलू स्तर पर निर्मित किए जाते हैं। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार वैश्विक बाजार का 4% प्रतिनिधित्व करता है। भारत वस्त्र और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है और वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 4% है। भारत का तकनीकी कपड़ा उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, जो वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर है और भारत शुद्ध निर्यातक है। वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजार में भारत की अनुमानित हिस्सेदारी 1.4% है। एशिया में
बाजार आकार के मामले में भारत चौथे स्थान पे है। विफो रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर 10 पेटेंट फाइलिंग कार्यालयों में छठे स्थान पे है। विपो द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर रैंकिंग में भारत 4 शहरों के साथ दुनिया के 100 विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टरों में चौथे स्थान पे है। वित्त वर्ष 2021 में अनुसंधान और विकास पर सकल व्यय 1,27,381 करोड़ रुपए है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 0.64% है। 26 नवंबर 2024 तक एमएसएमई ने 23 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया। एमएसएमई को विस्तार की क्षमता के साथ इक्विटी फंडिंग प्रदान करने के लिए सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए के साथ आत्मनिर्भर भारत कोष शुरू किया है। 4 राज्य कौन कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु कुल औद्योगिक जीएसवीए का लगभग 43% हिस्सा रखता है। तो अब अगला अध्याय है 8वां अध्याय सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र दिग्गजों के समक्ष कई चुनौतियां। भारत वैश्विक सेवा निर्यात में 4.3% हिस्सेदारी के साथ 7वें स्थान पर है। वर्तमान मूल्यों पर कुल जीवीए सकल मूल्यवर्धन में भारत के सेवा क्षेत्र का योगदान वित्त वर्ष 2025 में लगभग 55% हो गया है। वर्ष 2024 में सेवा निर्यात में कंप्यूटर सेवाओं और व्यावसायिक सेवाओं का निर्यात लगभग 70% था। भारत में वित्त वर्ष 2025 अप्रैल से सितंबर में एफडीआई इक्विटी प्रवाह 29.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। सरकार ने वित्त वर्ष 2029 तक सभी 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग और हाई स्पीड कॉरिडोर पर बाधा मुक्त टोलिंग शुरू करने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने 2047 तक भारतीय जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत को वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 में स्थान दिलाने के उद्देश्य से मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 लॉन्च किया है। भारत में जलमार्गों की कुल नौगम्य लंबाई लगभग 14,850 किलोमीटर है और अक्टूबर 2024 तक देश में 26 चालू जलमार्ग है। पर्यटन क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान वित्त वर्ष 2023 में महामारी पूर्व स्तर पर 5% पर पहुंच गया है। पर्यटन क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2023 में 7.6 करोड़ नौकरियां पैदा की। पर्यटन के माध्यम से विदेशी मुद्रा आय 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। 2024 में वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत 89 देशों में 31वें स्थान पर है। इसमें वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 31वें स्थान पर है भारत। 31 अक्टूबर 2024 तक भारत 1.18 बिलियन से अधिक टेलीफोन ग्राहकों, 84% की समग्र टेली घनत्व और 941 मिलियन ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं के साथ दूसरे सबसे बड़े बाजार के रूप में खड़ा है। अगला अध्याय है 9 कृषि और खाद्य प्रबंधन। भविष्य की संभावना का क्षेत्र। यह क्षेत्र वित्त वर्ष 2024 के प्रारंभिक अनुमानों में मौजूदा आधार पर सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 16% का योगदान देता है। कौन सा? तो कृषि और खाद्य प्रबंधन, और लगभग 46.1% आबादी का भरण पोषण करता है। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र ने 3.5 की वृद्धि दर दर्ज की। वित्त वर्ष 2017 से 23 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर 5% दर्ज की गई। एक प्रमुख वैश्विक अनाज उत्पादन के रूप में भारत विश्व के कुल उत्पादन में 11.6% का योगदान देता है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में शीर्ष 3 अग्रणी प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग 55% सिंचाई प्राप्त करता है। भारत की 2/3 से अधिक कृषि भूमि सूखे के खतरे का सामना करती है। सीमांत और छोटे पैमाने के किसान भारत की कृषि जोत का लगभग 85% प्रतिनिधित्व करते हैं और ये किसान आमतौर पर 2 हेक्टेयर से कम आकार के भूखंडों पर खेती करते हैं। मार्च 2024 तक देश में 7.75 करोड़ चालू केसीसी खाते हैं, जिन पर 9.81 लाख करोड़ रुपए का ऋण बकाया है। पशुधन क्षेत्र कृषि विकास का एक प्रमुख चालक बन गया है, जिसने कृषि के सकल मूल्यवर्धन में अपना योगदान वित्त वर्ष 2023 में 30% कर दिया है। सरकार ने ई नाम योजना शुरू की है। यह पहल आवश्यक हार्डवेयर के लिए कृषि उपज बाजार समिति मंडी को 75 लाख रुपए की मुफ्त सॉफ्टवेयर और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
अब है वित्त वर्ष 2023 में कुल मछली उत्पादन जो इनलैंड और समुद्र दोनों मिला के है बढ़कर कितना हो गया है 184 लाख टन। वित्त वर्ष 2024 में कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य जिसमें प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात शामिल है 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो भारत के कुल निर्यात का लगभग 11% है। जलवायु अब है अगला चैप्टर 10वां जलवायु और पर्यावरण अनुकूलन की अनिवार्यता। सितंबर 2024 में शुरू किया गया भू नीर पोर्टल भूजल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन, भूजल उपयोग में पारदर्शिता, दक्षता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का पोर्टल है। छत्तीसगढ़ के धामत्री जिले ने समुदाय विशेषकर महिलाओं को शामिल करके वर्षा जल संचयन, छत से पानी इकट्ठा करने और अपशिष्ट जल प्रबंधन पर जल जगार अभियान कहाँ है तो ध्यान रखना छत्तीसगढ़ में। भारत की स्थापित उत्पादन क्षमता ऊर्जा क्षेत्र में कोयला देख लो 46% बिजली उत्पादन करता है, सौर ऊर्जा 20%, पवन ऊर्जा 10%, हाइड्रो 10% और गैस से 5.4%। 31 दिसंबर 2024 तक बायोमास बिजली और सह उत्पादन परियोजना के लिए स्थापित क्षमता लगभग 9.8 गीगावाट और 0.92 गीगावाट समतुल्य ऑपरेट था। 31 दिसंबर 2024 तक 13 राज्यों में 39 गीगावाट की संचयी क्षमता वाले 55 सौर पार्क स्वीकृत किए गए हैं। वित्त वर्ष 2025 के लिए अब तक भारत सरकार ने 11,697 करोड़ रुपए के 10 वर्षीय सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जुटाए हैं और वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही की शेष अवधि में 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। मिशन लाइफ का लक्ष्य 2022 से 28 तक पर्यावरणीय कार्रवाई के लिए विश्व स्तर पर 1 बिलियन लोगों को संगठित करना है, जिसके तहत 2028 तक भारत के 80% गांव और शहरी क्षेत्र पर्यावरण के अनुकूल बन जाएंगे। अध्याय 11 है सामाजिक क्षेत्र, पहुंच का विस्तार करना और सशक्तिकरण को प्रोत्साहन। शिक्षा पर व्यय बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 लाख करोड़ हो गया है। स्वास्थ्य पर व्यय बढ़कर 2025 में 6.1 लाख करोड़ रुपए हो गया है। वित्त वर्ष 2022 में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति व्यय मौजूदा कीमतों पर 6602 रुपये प्रति व्यक्ति होने का अनुमान है। 2023-24 में ग्रामीण और शहरी भारत में औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय ग्रामीण क्षेत्र में 4122 रुपये और शहरी क्षेत्र में 6996 रुपये होने का अनुमान है। भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली 24.8 करोड़ छात्रों की सेवा प्रदान करती है, जिसमें सरकारी स्कूलों का हिस्सा 69% है। प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की दर में लगातार कमी आई है 1.9%, उच्च जो 1.9% ये प्राइमरी लेवल पर छोड़ते हैं 1.9% बच्चे और उच्च प्राथमिक स्तर पर 5.2% बच्चे और माध्यमिक स्तर पर 14.1% बच्चे। सरकार का लक्ष्य उच्च शिक्षा में 2035 तक जीआई सकल नामांकन जीआर सकल नामांकन जीईआर है जीईआर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% तक बढ़ाना है। कब तक 2025 तक उच्च शिक्षा में 1 जनवरी 2025 तक 36.36 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिसमें 49% महिलाएं हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल उत्तराखंड सरकार शुरू किया गया। यह पोर्टल 4 धाम यात्रा के तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य मापदंडों की निगरानी करने में मदद करता है। वह WHO के एक अध्ययन में पाया गया है कि अवसाद और चिंता के कारण उत्पादकता में कमी होने से वैश्विक स्तर पर सालाना $1 ट्रिलियन का नुकसान होता है। WHO के अनुसार गैर संचारी रोग से हर साल 41 बिलियन लोगों की मौत का कारण है। 9 जनवरी 2025 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 7,70,983 करोड़ किलोमीटर लंबाई की सड़क पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2016 से अब तक 2.69 करोड़ घर पूरे किए गए हैं। अगला चैप्टर है 12वां रोजगार और कौशल विकास। अस्तित्वगत प्राथमिकताएं हैं। भारत की 26% आबादी 10 से 24 वर्ष आयु वर्ग में है और औसत आयु 28 वर्ष है। भारत की लगभग 68% जनसंख्या 15 से 64 आयु वर्ग में है। कितना 68% जनसंख्या। 2026 तक कुल निर्भरता अनुपात घटकर 54.3% होने की उम्मीद है। 15 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए अखिल भारतीय वार्षिक बेरोजगारी दर घटकर
3.2 हो गई। ये 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के लिए होगा, 15 प्लस एज वाले के लिए। कार्यबल में स्वनियोजित श्रमिकों का अनुपात बढ़कर 2023-24 में 58.4% हो गया। रोजगार में कृषि का हिस्सा बढ़कर 2023-24 में 46% हो गया, जिसमें महिलाएं 64% है। ईपीएफओ सदस्यता दोगुनी से अधिक हो गई और जो वित्त वर्ष 19 में 61 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 131 लाख हो गई। 31 दिसंबर 2024 तक 30 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2025 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर जाने का अनुमान है। नीति आयोग के अनुसार 2029-30 तक गीग वर्क फोर्स 23 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। भारत में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में नौकरियों की कुल संख्या 2023 में अनुमानित 1.2 मिलियन तक पहुंच गई है, जिसमें 4,53,000 नौकरियों के साथ जल विद्युत भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में सबसे बड़ा नियोक्ता है। 65.3% कार्यबल को किसी भी प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं मिला है। भारत से प्रवासी आबादी 32 मिलियन है। लास्ट चैप्टर है 13वां, कृत्रिम बुद्धिमत्ता युग में श्रम व्यवस्था संकट या उत्प्रेरक। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है एआई के कारण वैश्विक स्तर पर लगभग 75 मिलियन नौकरियां स्वचालन के पूर्ण जोखिम में है। आईआईएम अहमदाबाद सर्वेक्षण में बताया है कि सर्वेक्षण में शामिल 68% कर्मचारियों को उम्मीद है अगले 5 वर्षों में एआई द्वारा उनकी नौकरियां आंशिक या पूर्ण रूप से स्वचालित हो जाएगी। नेस्कॉम का अनुमान है भारतीय एआई बाजार 2027 तक 25 से 35% सीएजीआर की दर से बढ़ेगा। भारत को बढ़ते कार्यबल की जरूरत को पूरा करने के लिए 2030 तक गैर कृषि क्षेत्र में सालाना औसतन 78 लाख नौकरियां पैदा करनी होगी।